नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं सरोज आपका आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है ये यूजीसी नेट जून 2025 पेपर नंबर 2 से रिलेटेड रहने वाली है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उन क्वेश्चन को समन्वय मैंने इस क्लास में किया है। तो क्लास को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है ताकि जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी के लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बेनिफिशियल जो है वो रहे। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है समाज शास्त्र में एंथ्रोपोमार्फिज्म का क्या अर्थ होता है। तो एंथ्रोपोमार्फिज्म जो होता है उसका अर्थ होता है मनुष्य के गुणों को गैर मानव वस्तुओं पर लागू करना। ठीक है, मनुष्य के गुणों को गैर मानव वस्तुओं पर लागू करने को एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम किस दर्शन से संबंधित है। तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम जो है ये किससे संबंधित है, ये है हिंदू दर्शन से संबंधित। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये जो 4 आश्रम्स हैं ये हमारे हिंदू दर्शन से ही संबंधित हैं और इसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी ये सभी जो आश्रम हैं ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था संशोधन किया गया था वो था 73वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन था ये 73वां। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को इस संशोधन के द्वारा भारत में लागू किया गया था। तो आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो कौन से राज्य में जो थी वो लागू की गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाज में जाति का आधार मुख्यतः क्या होता है। तो समाज में जाति का आधार मुख्यतः होता है जन्म। ठीक है, जन्म, यहाँ से तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा बन जाता है कि जन्म के आधार पर ही जाति का जो आधार माना जाता है वो जन्म ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर आप किसी ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहे हो तब आपकी जाति ब्राह्मण ही होगी, अगर आप किसी क्षत्रिय जाति में पैदा हो रहे हो तब क्षत्रिय। ठीक है, तो इसी तरह से जो जन्म है वो जाति का मुख्य आधार जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विलय से क्या तात्पर्य होता है। तो सांस्कृतिक जो विलय है उसका तात्पर्य होता है एक संस्कृति का दूसरी में विलय। ठीक है, एक संस्कृति का दूसरी में तब्दील हो जाने को या उसमें समा जाने को, उसमें विलय हो जाने को हम सांस्कृतिक विलय जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैक्स वेबर ने किस प्रकार की शक्ति की व्याख्या की थी। तो मैक्स वेबर ने किस प्रकार की शक्ति की व्याख्या की थी, उन्होंने की थी वैध शक्ति की व्याख्या। ठीक है, वैध शक्ति की व्याख्या जो थी वो मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हरिजन शब्द किसने गढ़ा था। तो हरिजन शब्द जो है वो गढ़ा था महात्मा गांधी जी ने। आपको पता होना चाहिए कि हरिजन पत्रिका जो है वो भी महात्मा गांधी जी की है। तो हरिजन जो शब्द गढ़ा गया था वो गढ़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो हरिजन नाम से इनकी एक पत्रिका भी है तो वो भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो भूमि सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों को भूमि का स्वामित्व देना। ठीक है, कृषक जो थे उनको भूमि का ओनरशिप देना जो था वो भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध जो है समाजशास्त्र किससे संबंधित है। तो अपराध समाजशास्त्र जो है ये संबंधित है अपराध और समाज के बीच के संबंधों से था। ठीक है, अपराध और समाज के बीच जितने भी संबंध होते हैं उनको अपराध समाजशास्त्र जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघवाद
का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो संघवाद का मुख्य लक्षण होता है शक्तियों का वितरण, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं, उनको हम संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये था जम्मू और कश्मीर से संबंधित, ठीक है। तो 370 को अब हटा दिया गया है वहां से, तो ये आपने याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड था 370 अनुच्छेद। जो धारा 370 थी वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्ट क्या था? वो क्यों लागू की गई थी? उसमें उसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य रखा गया था कृषि का विकास, ठीक है। कृषि का एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसका उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है, सेकेंडरी सोशलिज्म सोशलाइजेशन जो है उसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक समाजीकरण जो है ये होता है वयस्कों में सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण, ठीक है। वयस्कों में सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण को द्वितीयक समाजीकरण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस समाजशास्त्र में समाजशास्त्री ने आदर्श प्रकार की अवधारणा दी? तो आदर्श प्रकार की जो अवधारणा दी है वो दी है मैक्स वेबर ने, ठीक है। मैक्स वेबर के द्वारा आदर्श प्रकार की यानी कि आइडल टाइप की अवधारणा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मेन गोल जो था वो था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त परिवार की अवधारणा भारतीय समाज में किससे जुड़ी हुई है? तो संयुक्त परिवार की अवधारणा जो है वो भारतीय समाज में किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है पारंपरिक सामाजिक ढांचा के साथ, ठीक है। पारंपरिक सामाजिक ढांचा के साथ संयुक्त परिवार की अवधारणा जो है वो जुड़ी हुई है। आगे क्वेश्चन आता है कि हेरोल्ड लास्की जो थे वो किस क्षेत्र के विद्वान थे? हेरोल्ड लास्की जो थे ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थे, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित थे हेरोल्ड लास्की, ठीक है। आगे आता है कि नक्सल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से नक्सल आंदोलन की शुरुआत जो थी वो मानी जा सकती है। आगे क्वेश्चन आता है कि मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो मनोवैज्ञानिक जो एरिक एरिक्सन है आपने सुना होगा, उनके द्वारा मनोसामाजिक विकास की जो थ्योरी है वो दी गई है, साइको सोशल जो थ्योरी दी गई है वो मनोवैज्ञानिक जो एरिक एरिक्सन थे उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में दलित पैंथर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दलित पैंथर जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1972 में, ठीक है। 1972 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना किसने दी थी? तो ग्राम स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो हमें महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पर दो फैक्ट पता चल गए कि हरिजन जो शब्द है वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था, और यहाँ पर ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है वो भी उनके द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये दो फैक्ट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्लोबलाइजेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता में ग्लोबलाइजेशन से वृद्धि होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में आरक्षण नीति का क्या उद्देश्य है? तो भारत में जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। एक तरह से सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का जो उद्देश्य है वो रखा गया है भारतीय आरक्षण नीति के तहत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि धर्म से राज्य की दूरी, ठीक है। किसी भी धर्म से राज्य की दूरी को धर्मनिरपेक्षता जो है वो कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी किस प्रकार का शोध है? तो सांख्यिकी जो है ये एक तरह से
मात्रात्मक शोध कहा जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो शोध है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व की जो गणना की जाती है उसको प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम आय गारंटी योजना का नाम क्या था। तो योजना का नाम है न्याय योजना, ठीक है। उसको न्याय योजना कहा जाता है, न्याय स्कीम उसको कहा जाता है, न्यूनतम आय गारंटी योजना का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भारत में कौन सी संस्था कार्य करती है। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भारत में सीबीसी, ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य जो है वो करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता, जो संप्रभुता शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या है, सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार, ठीक है। सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटी है वो संप्रभुता का अर्थ जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय समाज में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय जो समाज है उसमें जो आर्थिक असमानता, ठीक है, इकोनॉमिक जो इनक्वालिटी जो है वो इंडियन सोसाइटी में उसका काउज क्या है। तो उसका काउज है वर्ग संरचना और संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है। वर्ग संरचना एक तो है क्लास स्ट्रक्चर और दूसरा है इन इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कि जो भी संसाधन है उनको समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। जैसे कि मान लो कि कोई एक बहुत ज्यादा अमीर है तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज्यादा धन है तो बहुत ही ज्यादा है, और कोई एक गरीब है तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो ये संसाधनों का जो वितरण है वो उसकी असमानता उसको सही ढंग से ना कर पाने के कारण जो है वो आर्थिक असमानता का मुख्य कारण ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार जो था वो बनाया गया है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के पीछे है अनुच्छेद 21A, ठीक है। धारा 21A जो है, धारा 21A जो है उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकारों में रखा गया है, ठीक है। शिक्षा को भी मौलिक अधिकार जो है वो बना दिए गए हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या है टोटल 6। पहले जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या भी पूछी जा सकती है आपसे। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7, ठीक है। कितनी संख्या थी, वो थी 7, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, ये आपने याद रखने हैं। और जो बाद में एक तरह से जो संपत्ति का अधिकार था उसको बाद में हटा दिया गया था एक तरह से। तो इसके बाद जो है वो हमारे मौलिक अधिकार अब 6 ही रह गए हैं, ठीक है। तो धारा जो 21A है ये संबंधित है शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नारीवाद फेमिनिज्म जो है उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो मेन एम क्या था फेमिनिज्म का, उसका उद्देश्य था लैंगिक समानता की स्थापना करना, ठीक है। तो नारीवाद का जो उद्देश्य था, नारीवाद का जो मेन एम था या मेन गोल था वो था लैंगिक समानता को कम करना या लैंगिक समानता की स्थापना करना, ठीक है। तो लैंगिक समानता मतलब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर के हक दिलाना, ठीक है। स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर का दर्जा दिलवाने के लिए जो नारीवाद है उसका ये मूल ऑब्जेक्ट था या मूल जो मेन जो एम था वो था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लास सीलिंग शब्द जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ग्लास सीलिंग शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है महिलाओं की पदोन्नति में अदृश्य बाधा, ठीक है। महिलाओं की पदोन्नति में अदृश्य बाधा, ठीक है।
तो उसको ग्लास सीलिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है हमारा कि गैर सरकारी संगठन किस प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं। तो गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, एनजीओ जो होते हैं, वो किस प्रकार के जनरली वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका वो कौन से एरियाज में, कौन से टाइप के एरियाज में वो काम करते हैं। एनजीओज काम करते हैं सामाजिक विकास करने के लिए, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए एनजीओ जो है वो काम करते हैं, और ये एक तरह से क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। तो भारत में कितने वर्षों में जनगणना होती है, हर 10 वर्ष में ये जनगणना जो है वो होती है। ठीक है, तो भारत में हर 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसका जो मेन जो कारण है या मेन जो मोटिव है वो क्या है, उसका क्या महत्व है, उसको क्यों स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको दी गई है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय करने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित जो है वो किया गया है। ठीक है, इम्पार्शियल जस्टिस के लिए उसको इंश्योर किया गया है। ठीक है, तो न्याय निष्पक्षता को इंश्योरिंग इम्पार्शियल जस्टिस, ठीक है, इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी से क्या अभिप्राय है। तो उससे अब अभिप्राय है विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का सह अस्तित्व। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का सह अस्तित्व जो है वो सांस्कृतिक विविधता का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्रम विभाजन की जो संकल्पना है ये किसने दी थी। तो श्रम विभाजन की जो संकल्पना है ये दी गई है एमिल डर्कहीम के द्वारा। एमिल डर्कहीम जो थे उनके द्वारा जो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो दी गई थी। ठीक है, उसकी संकल्पना कॉन्सेप्ट जो है ये श्रम विभाजन का ये एमिल डर्कहीम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है जन प्रतिनिधित्व। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1951 में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो 1951 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिल ऑफ राइट्स किस देश का संवैधानिक दस्तावेज है। तो बिल ऑफ राइट्स जो है ये किस देश का संवैधानिक दस्तावेज है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, उनका, ठीक है, कौन से देश का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जब सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 9 दिसंबर को, तो उस टाइम पर कौन थे, उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन वो कैसे अध्यक्ष बने थे, वो बने थे एक तरह से टेम्परेरी अध्यक्ष उनको चुना गया था, एक तरह से उनको टेम्परेरी जो अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई थी जो दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 11 को। ठीक है, 11 दिसंबर को ये जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर ये भी आपने याद रख लेना है। तो जब दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको एक तरह से क्या बना दिया गया था, उनको अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया था, जो परमानेंट अध्यक्ष था उनको बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरित राजनीति का उद्देश्य जो है वो है पर्यावरणीय
स्थिरता को बढ़ावा देना। तो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना हरित राजनीति का उद्देश्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है। तो भारत में जो यूनिफॉर्म ये सिविल कोड जो है उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान निजी कानून। ठीक है, सभी नागरिकों को, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से कानून होगा, बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है उसके लिए अलग से कानून होगा। भारत में राष्ट्रपति हो चाहे एक छोटा सा मामूली सा किसी के घर में काम करने वाला नागरिक हो, उन सभी के लिए जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बनाया गया है। क्यों? क्योंकि सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता देने के लिए। ठीक है, कानून की नजर में जो सभी नागरिक हैं भारत के वो एक समान रहेंगे। ठीक है, उसके लिए सिविल कोड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ये भी आपने याद रखना है। उनके द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये भी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी और गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई थी। तो निर्वाचन आयोग जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था कौन से आर्टिकल के तहत, ये किया गया था आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 324 आपने याद रखना है, ये निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का क्या आशय है। तो सामाजिक गतिशीलता का आशय है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना। ठीक है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने को सामाजिक गतिशीलता जो है वो कहा जाता है, सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है। तो सामाजिक जो स्तरीकरण है उसका अर्थ है समाज का पदानुक्रमिक विभाजन। ठीक है, समाज का पदानुक्रमिक विभाजन को सामाजिक स्तरीकरण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदिवासी आंदोलन भारत में मुख्यतः किस कारण हुए हैं। तो जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं वो भारत में मुख्यतः कौन से कारणों के साथ हुए हैं। तो वो हुए हैं भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए। भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए आदिवासी आंदोलन मुख्यतः भारत में हुए हैं। यही कारण सबसे मेन रहा था, भूमि और संसाधनों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में धन का अपवाह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा प्रस्तावित जो था वो किया गया था। तो धन का अपवाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धन का अपवाह जो है वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है वो इसको प्रस्तावित जो है वो किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आपको क्लास कैसी लगी है वो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।